हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक, वैदिक युग का घालमेल, जिसे राजीव पटेल जी ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि हमारे इतिहास में कैसे घालमेल किया गया है साक्ष्यों के साथ। इसमें बताया गया है कैसे हमारे इतिहास में उन चीज़ों को बताया गया है जिनके साक्ष्य अभी तक मिले ही नहीं हैं, और बिना किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के सिर्फ वेदों में लिखी हुई बातों के आधार पर वैदिक युग को सबसे पुराना साबित करने की कोशिश की गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मैं अपने कंटेंट पे और मेहनत कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बिना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हमारे इतिहास को गढ़ा गया है, और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आखिर हमारे भारत की धरती से या आसपास के इलाकों से हमें कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं और वो क्या कहते हैं। तो चलिए, ये पहली पुस्तक है जिसका नाम है अद्भुत भारत बाय A.L. बासन। इस बुक में पेज नंबर 19 में बताया गया है कि ऋग्वेद भारतीय साहित्य का प्राचीनतम साक्ष्य है। इसका अधिकांश भाग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में किया गया है। इसका अधिकांश भाग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद लिखा गया है। ये आक्रमणकारियों की कृति है जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत में अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए थे। ये आक्रमणकारी अपने को आर्य कहते थे। ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पोलैंड में मध्य एशिया तक विशाल घास के मैदान थे। ये लोग गोरे और लंबे थे और सिंधु घाटी सभ्यता पर इन्होंने ही आक्रमण किया हड़प्पा के पतन के बाद। लेकिन दोस्तों, इसका कोई एविडेंस मिला नहीं है। हड़प्पा के पतन के बाद 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक भारत पुरातत्व सामग्री की दृष्टि से पूर्णतः रिक्त रहा, जिसकी पूर्ति साहित्यिक सामग्रियों से की जा सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों सोचने और समझने की बात है कि इस 1000 साल में इन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं मिला जिसकी पूर्ति इन्होंने साहित्यिक सामग्रियों से की है। तो अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या इन साहित्यिक सामग्रियों को एक ऑथेंटिक साक्ष्य मानना चाहिए? ये आप खुद ही सोचिए। आगे लिखा गया है कि ऋग्वेद की अधिकांश रचनाएं ईसा से 1500 से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक की होंगी। मतलब कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। आगे वे बताते हैं कि आर्य कबीलों में रहते थे और श्रेणी विभाजन इनमें पहले से ही था। वे रक्त की पवित्रता पर बल देते थे। ऋग्वेद के अंतिम चरण में समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था। ये वर्ण वही हैं जो हम आज जानते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे बताया गया है पत्नी पति पर आश्रित होती थी। एक ही विवाह की प्रथा थी। संबंध विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आर्य कृषि कार्य भी करते थे, जिसे निम्न कोटि का समझा जाता था। वे जंगली और कलह प्रिय व्यक्ति थे, मतलब कि उन्हें युद्ध करना ज़्यादा पसंद था। आर्यों ने कोई नगर की सभ्यता विकसित नहीं की थी। वे मादक पेय पदार्थों के अभ्यस्त थे और यज्ञ के अवसर पर ज़रूर वे सोमपान करते थे। आदान प्रदान के लिए गाय पर निर्भर थे। ऋग्वेद में प्रार्थना मंत्रों का संग्रह मिलता है, जिसकी रचना 1500 से 900 ईसा पूर्व
इस पुस्तक में बताई गई है। यजुर्वेद का संग्रह ऋग्वेद के 1 या 2 शताब्दी पश्चात की गई है। अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र है। ब्राह्मण ग्रंथ 800 से 600 के मध्य लिखा गया है। इस बुक में दी गई सारी जानकारी बस इस बात पर आधारित है कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट बुक में क्या घालमेल किया गया है। दूसरी पुस्तक, जिसका नाम है प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, जिसके लेखक हैं रामशरण शर्मा जी। अब इसके पेज नंबर 25 और 26 में बताया गया है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम है। इसकी रचना ईसा पूर्व 1500 से लगभग या उससे पहले हुई थी। क्योंकि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिला नहीं है, तो इसीलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल बहुत बाद में माने जाते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के सर से पैदा हुआ, राजन्य क्षत्रिय उसके बाद निकला, वैश्य उसकी जंघा से निकला और शूद्र उसके पैरों से निकला। और अथर्ववेद में जादू टोना पाया जाता है और बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके उपाय मिलते हैं। इसका समय भी ईसा से पूर्व 1000 के बाद रखा गया है। इसमें अवैदिक संस्कृतियों के तत्व की प्रधानता है। इतना पुराना हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है दोस्तों। जो कुछ भी मिला है वो सब लिखा हुआ मिला है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। यजुर्वेद का काल लगभग अथर्ववेद जैसा ही है और इसमें अनेक विधि विधान और अनुष्ठान हैं। उत्तर वैदिक काल के अनुष्ठानों के द्वारा शूद्रों को धीरे धीरे यज्ञ के अधिकार से वंचित किया जाता है। स्मृतियों का रचना काल लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व से 9वीं सदी तक है, परंतु अधिकतर स्मृतियों की रचना 6वीं शताब्दी तक समाप्त हो चुकी थी। इसमें आगे बताया गया है कि वैदिक काल में चमड़े का कार्य भी अपवित्र माना जाता था। वैदिक युग में कारीगरों में चर्मकार शामिल थे और कारीगर जनजातीय समुदाय के अंग होते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे पुरोहित और योद्धा के वर्ग उभरने लगे, वे हाथ के काम और कारीगरी को अलग ही नहीं बल्कि इन कार्यों में लगे लोगों से घृणा करने लगे और अपने को पवित्र और भद्र मानने लगे। इसके आगे पेज 47 और 48, इसके आगे पेज 47 और 48 में बताया गया है कि वैदिक युग के अंत में धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य सभी प्रकार के पुरोहितों को हटाकर पुरोहित वर्ग का एकमात्र प्रतिनिधि बन गया और सारी दक्षिणा का आधा हिस्से का हकदार बन गया। पेज नंबर 47 और 48 में बताया गया है कि पुरोहित अपनी प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के बल पर देवताओं को प्रसन्न कर राजा के लिए विजय की कामना करते थे। इसलिए वैदिक युग के अंत में धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य सभी प्रकार के पुरोहितों को हटाकर पुरोहित वर्ग का एकमात्र प्रतिनिधि बन गया और सारी दक्षिणा के आधे का हकदार भी बन गया। आगे बताते हैं, यद्यपि भारतीयों को लेखन कला की जानकारी 2500 ईसा पूर्व में ही थी, फिर भी उनका प्राचीनतम सुपाठ्य आलेख ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी के पहले का नहीं मिलता। हड़प्पा युग के अंत तथा अशोक के शासनकाल के बीच के अभिलेख अभी तक नहीं मिले हैं। यद्यपि रूप विधान और विषय वस्तु के आधार पर वैदिक साहित्य 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है, तथापि इसकी प्राचीनतम पांडुलिपि मध्यकाल में मिलती है। स्मरण शक्ति के महत्व के कारण वैदिक मूल पाठकों को श्रुति की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम लिखते नहीं थे, हम सारी चीज़ें याद करते हुए आए थे, सारे श्लोक सारे मंत्र याद करते हुए आए थे। लेकिन प्रश्न ये है
कि जब लिपि विकसित हो चुकी थी तो उन्होंने उस विकसित लिपि में क्यों नहीं अपना कोई भी ग्रंथ इतना लेट में क्यों लिखा। उन्हें लिखना चाहिए था। यद्यपि भारत में वैदिक काल के बाद से संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में अनेक प्रकार के सूत्रों की रचना हो रही थी, फिर भी वैदिकोत्तर काल के सुधारवादी धार्मिक संप्रदायों ने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसके विपरीत जैनों और बौद्धों ने जनता द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषाओं को अपनाना अधिक पसंद किया। यूनानी प्रभाव के कारण भारतीयों ने जन्म कुंडली विकसित की। अब हम तीसरी बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है भारत का इतिहास, जिसकी लेखिका हैं रोमिला थापर और इसके पेज संख्या 19, 20, 21 और 22 में कई चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनमें से कुछ चीज़ों को मैं कोट कर रही हूँ। भारत के मानवीय कार्यकलाप के जो प्राचीनतम चिन्ह अब तक मिले हैं वो 4 लाख ईसा पूर्व से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच लिपि तीसरे हिम युग के संधि काल के हैं। वे इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस समय पत्थरों के उपकरण काम में लाए जाते हैं। इसके पश्चात एक लंबे अरसे तक विकास मंद गति से होता रहा, जिसमें अंतिम समय में जाकर तीव्रता आई और उसकी परिणति 2300 वर्ष ईसा पूर्व लगभग सिंधु घाटी की आलीशान सभ्यता के रूप में हुई। प्राचीन सभ्यताओं में क्षेत्रफल कई दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति का विकास सबसे अधिक था। ये मूलतः एक नगर संस्कृति थी। 1700 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पन संस्कृति का ह्रास हो चुका था और 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग कुछ पुराने स्थलों पर भी अभी हाल में ही लोहे भी पाए गए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 800 ईस्वी पूर्व की साधारणतया स्वीकृत तिथि के पहले भी होता था। इसमें पेज संख्या 25 और 26 में बताया गया है कि हमारा प्राचीनतम साहित्य स्रोत ऋग्वेद है, जिसके कुछ भाग की रचना 1000 वर्ष ईसा पूर्व ही हो चुकी थी। शेष वैदिक साहित्य सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई। आर्यों के जीवन और संस्थाओं के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण का आधार यही साहित्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप से महाभारत एक स्थानीय संघर्ष का विवरण रहा होगा, परंतु काल्पनिक रूप से इसे और बढ़ा चढ़ा करके सामने प्रस्तुत किया गया। हम उस महाद्वीप के समस्त जनों और लोगों को इस युद्ध में भाग लेते हुए पाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऋग्वेद के समय में ये पंजाब और दिल्ली के प्रदेशों में तो फैल चुके थे, किंतु उन्होंने अभी पूर्व की ओर बढ़ना आरंभ नहीं किया था। दोस्तों, इसके भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये ऋग्वेद में लिखी गई रचनाओं के आधार पर बताया जा रहा है। अब धार्मिक एवं दार्शनिक चिंतन के लिए अधिक अवकाश मिलने लगा, जैसा कि लगभग 700 ईसा पूर्व एवं इसके बाद रचित ब्राह्मणी ग्रंथों और उपनिषदों से स्पष्ट है कि जनजातियों के बीच अक्सर होने वाले युद्ध का कारण संभवतः पशुओं की चोरी और भूमि संबंधी झगड़े होते थे। युद्ध अंतर जन संग्रहों तक ही सीमित नहीं थे। आर्यों को अब उत्तरी भारत के मूल निवासियों से संघर्ष करना था, जो अनार्य थे और जिनको आर्य लोग हेय समझते थे। इन अनार्य जातियों को पणी और दास कहा जाता था। दास क्षुद्र समझे जाते थे क्योंकि उनका रंग काला होता था और नैन नक्श चपटे होते थे। इसके विपरीत ऐसा विश्वास किया जाता है कि आर्यों की त्वचा गोरी थी और उनके नैन नक्श स्पष्ट एवं सुंदर थे। जब आर्य लोग सबसे पहले भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा अथवा कुलीन वर्ग, पुरोहित एवं सर्वसाधारण। वर्ण चेतना का समय बिल्कुल नहीं था। जैसा कि इस प्रकार के कथनों से सिद्ध होता है कि मैं चारण हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसती है, व्यवसाय पैतृक नहीं थे।
हड़प्पन लोगों की तो अपनी लिपि थी, पर आर्यों की बहुत समय बाद तक भी अपनी कोई लिपि नहीं थी। भारत में उपलब्ध प्राचीनतम नमूने सम्राट अशोक के शिलालेख, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, को देखने से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक लिपि सेमिटिक लिपि पद्धति से प्रभावित हुई होगी। शिक्षा उच्च वर्गों तक ही सीमित थी और वेद का अध्ययन साधारण ब्राह्मण ही कर सकते थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से समस्त द्विज वर्णों को अध्ययन की अनुमति थी, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है दोस्तों। अब इस घालमेल की चौथी बुक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके लेखक हैं वीडी महाजन। तो इनकी बुक में पेज नंबर 74 पर लिखा है, आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद है। किसी प्रकार का एक मत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण विचार तो यह रहा है कि आर्य शुरू में मध्य एशिया में रहते थे। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। हिंदू वेदों को ईश्वर द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं ने वेदों को पवित्र समझा और उन्हें कंठस्थ कर लिया, इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। उन्हें बिना समझे रट लिया जाता था, उनमें परिवर्तन की आज्ञा नहीं थी। देखिए, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में यही बताया है कि लोग प्राचीन काल से रटते हुए चले आ रहे थे। लिपि विकसित होने के बाद भी वे लिपि में नहीं लिखे। उन्होंने कोई ईसा पूर्व कोई रचना नहीं की। रचनाएं उन्होंने काफ़ी बाद से शुरू की। ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसके रचना काल के विषय में इतिहासकार पूर्णतः असहमत हैं। पूर्वोत्तम वैदिक श्लोकों की रचना संभवतः लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद नहीं हुई होगी, लेकिन ओल्डनबर्ग का विचार है कि इस खोज से ऋग्वेद के लिए अधिक प्राचीनता स्वीकार करने का कोई कारण प्राप्त नहीं होता है। उनका विचार है, पेज नंबर 96 पर ये आगे बताते हैं कि ऋग्वेद में एक उच्च स्तर की सुव्यवस्थित सामाजिक स्थिति का संकेत मिलता है। साधारण जनता में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा नहीं थी, लेकिन राजवंशों में बहु विवाह प्रचलित थे। संतान न होने की स्थिति में विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी। कन्या का विवाह अनिवार्य नहीं समझा जाता था। बाल विवाह नहीं होता था। दहेज की प्रथा सामान्यतः प्रचलित थी, किंतु कभी-कभी वधू खरीदने के लिए वर को वधू के माता पिता को नगद मूल देना पड़ता था। आर्य तथा अनार्यों में भेद था। आर्यों को दास और असुर कहा जाता था। अनार्यों को काले रंग वाले बिना नाक के या चपटी नाक वाले लोग कहा जाता था। उनकी भाषा आर्यों की भाषा से भिन्न थे। वे वैदिक देवताओं की पूजा नहीं करते थे। वेदी पर चढ़ाई गई भेड़ें बकरियों का मांस भी खाया जाता था। गाय को पवित्र माना जाता था और उसे अबाध्य अर्थात हिंसा के योग्य नहीं समझा जाता था, इसलिए उसे काटा नहीं जाता था। सोमरस और सूरा का प्रयोग किया जाता था, किंतु मादक द्रव्य के रूप में सूरा का प्रयोग को बुरा समझा जाता था। कई जगह ये आया है कि उन्हें सोमरस बहुत पसंद था और यज्ञों के समय वो सोमरस का पान जरूर करते थे। और यहाँ पे भी सोमरस का उपयोग है, लेकिन यहाँ पर उसे बुरा समझा जाता था। उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता का वर्णन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों से प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य पूर्व की ओर जाकर बस गए और कुरुक्षेत्र उनका रंगमंच बना। उनके पुराने रीति रिवाज समाप्त होते गए और नए राज्यों की स्थापना होती गई। विभिन्न व्यवसायों को विभिन्न जातियों ने अपना लिया, लेकिन ये प्रथा अभी कठोर नहीं बनी थी। जाति बदलना बहुत कठिन था, लेकिन नितांत असंभव नहीं था। उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया गया है। यज्ञ को आवश्यक नहीं समझा जाता था और यज्ञ करने वाले को मूर्ख समझा जाता था। उस समय कुछ सुयोग्य और विदुषी स्त्रियां भी थीं। उन्हें ब्रह्मवादिनियां कहा जाता था, लेकिन
स्त्रियों की सामान्य स्थिति बहुत खराब थी। कई ग्रंथों में तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। फिर भी इन्होंने ब्राह्मणवादिनियां यानी कि विदुषी स्त्रियों के बारे में चर्चा की है। ये कुछ अजीब है। इसी तरह की चर्चा एक अन्य बुक जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव। इसमें भी ग्रंथों को प्राचीनतम बताया गया है, चारों वेदों के बारे में बताया गया है और वर्ण सिस्टम के बारे में भी बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि आर्य का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने सदैव नगरों को ध्वस्त किया था वे आर्य ही थे। स्वयं ऋग्वेद में इस संघर्ष का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में इंद्र को दास दस्युओं का विनाश करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में दास दस्युओं की विशेषताएं वर्णित हैं। ये सब सैंधव निवासियों में देखी जा सकती है, मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोगों में। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने जो साक्ष्य माना है उसे ऋग्वेद को ही माना है कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है। आगे इसमें भी बताया गया है कि आर्य मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। प्रायः भेड़ बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय को मारने योग्य नहीं समझा जाता था। और यहाँ पे भी सोम और सूरा का पेय आर्य मुख्य रूप से करते थे। इसमें आगे उत्तर वैदिक काल में पेज संख्या 78 में बताया गया है कि इस काल का इतिहास हमें ऋग्वेद के आधार पर ही विकसित संहिता ग्रंथ ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों से ज्ञात होता है, जिसका समय काल लगभग ईसा पूर्व 1000 से 600 वर्ष तक का माना जाता है, जिसमें इन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की, वे बस स्मरण करते हुए चले आ रहे थे। इस काल में अनेक ऋग्वैदिक ऋषियों का महत्व घट गया। दोस्तों, अब आप लोग स्वयं तय करें कि जिस शैक्षणिक इतिहास के पुस्तक का लेखन में पुरातत्व का कोई वर्णन नहीं है, उस पुस्तक को पुरातात्विक कैसा माना जा सकता है। उन सभी सम्मानित लेखकों द्वारा अपने अपने पुस्तकों में जो भी वर्णन किया गया है, उन सभी वर्णनों का आधार ऋग्वेद की पुस्तक है। यानी कि इन सभी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का आधार स्तंभ ऋग्वेद की पुस्तक है। दूसरी बात, उन सभी लेखकों ने कई बार प्रयोग किया है कि ऐसा मेरा मत। तो अगर इसमें मेरे मत की बात आती है तो इसे आप अपना इतिहास कैसे मान पाएंगे। आज के समय में इसे इतना ही कहा जा सकता है कि इतिहास की सभी पुस्तकों को ऋग्वेद पुस्तक ने सत्यापित किया और ऋग्वेद पुस्तक को सभी इतिहास की पुस्तकों ने सत्यापित किया है। अब दोस्तों, फैसला आपको करना है कि आपको साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने इतिहास को जानना है या अपने साहित्यों के हिसाब से लिखी गई किताबों के आधार पर अपने इतिहास को जानना है। ये आपका मत। मेरा कार्य है आपको जानकारी देना जो मैं आपको दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।